Hey everyone, welcome to Smart Brains Navandeep YouTube channel, the place where learning gets smart and fun. I am Navandeep and here we break down tough topics into easy, clear explanations. Whether you are in school or just love to learn, this is your space to grow smarter. Don't forget to subscribe, join the Smart Brains family and let's grow together. Thank you. तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन्स नवनदीप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो है हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, जिसको एनसीईआरटी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से नाम दिया गया है, उसका हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पहले वाले पार्ट में हमने जो है केमिकल एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को समझा था, ठीक है, और साथ ही साथ सॉलिड से लिक्विड में चेंज, लिक्विड से गैस, और इन सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे कैसे चेंज होता है उसको भी हमने समझा था। आज जो हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। ये लॉ होते क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिर कोई भी चीज़ होता है, कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, तो वो कुछ लॉ के तहत होते हैं। ऐसे ही नहीं कि किसी भी तरीके से हो जाए वो, ठीक है, तो उनके लिए कुछ लॉ डिफाइन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है 3 लॉ को पढ़ेंगे। ऐसे 6 लॉ है, ठीक है। एनसीईआरटी में 5 ही लॉ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन फॉर जेई पर्पस 6 लॉ होता है, ठीक है। 6 लॉ को हमें पढ़ना पड़ता है। तो कौन कौन से लॉ है, सबसे पहले हम लोग लॉ का नाम देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हमारा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा हमारा लॉ है ल्यूजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। पांचवा हमारा लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। तो ये 6 लॉ क्या है, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो सिर्फ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं वो इन 5 लॉ को इनको पढ़ना है। लेकिन फॉर जेई पर्पस जो हमें एक और लॉ एक्स्ट्रा पढ़ना है, जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इन 3 लॉ को जो कवर करेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चलिए अपने जो इस लॉ के वीडियो को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहली बात तो इसको किसने दिया था, प्रपोज्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लॉरेंट लवाइजर, ठीक है। ये जो फ्रेंच केमिस्ट का नाम है एंटोनी लॉरेंट लवाइजर, इन्होंने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रपोज किया था, ठीक है। फॉर नॉलेज पर्पस इसको आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसा आता नहीं है, ठीक है। तो ये लॉ कहता क्या है, देखिए ये लॉ ये कहता है कि इन एनी केमिकल और फिजिकल चेंज, इन एनी केमिकल और फिजिकल चेंज, ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। किसी भी केमिकल और फिजिकल चेंज में मास नहीं तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसी प्रकार से ये जो लॉ है ये भी यही कहता है कि इन एनी केमिकल और फिजिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यानी कि इन एनी केमिकल और फिजिकल चेंज जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि रिएक्टेंट का टोटल मास
और प्रोडक्ट का इक्वल मास दोनों जो है इक्वल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट का टोटल मास आ रहा है 50 ग्राम और प्रोडक्ट का टोटल मास आ गया 40 ग्राम, ऐसा नहीं। जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड है और जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है वो दोनों सेम आएगा। फॉर एग्जांपल जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 3 जा 48, इसका टोटल मास हो गया। यहाँ पे कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का होता है 12 और ये होता है 32। तो ये हो जाएगा कितना, 8 2 10 0 कैरी 1 4 4 100 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया 4 6 4 10 कैरी 1 100 ग्राम, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट भी मेरा 100 ग्राम आया और मास ऑफ प्रोडक्ट भी जो है मेरा कितना आ गया, 100 ग्राम, ठीक है। तो ये लॉ यही कहता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम लोग जो इसको समझने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन का एक एग्जांपल लिया, H2 plus O2 gives us H2 वाला एक एग्जांपल लिया, ठीक है। H2 plus O2 gives us H2O। तो देखिए अब क्या है कि क्योंकि ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, इस वजह से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है इक्वल नहीं आएगा। सबसे पहले हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इससे पहले वाला जो केमिकल इक्वेशन था वो ऑलरेडी बैलेंस था, इस वजह से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। ये बैलेंस नहीं है तो पहले हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखिए अब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो दोनों का जो मास है वो सेम आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है 2, ऑक्सीजन 32, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है। हाइड्रोजन कितना है 2 प्लस 16, 2 इंटू 18 4, ये आ जाएगा 4 प्लस 32, दोनों 36 ग्राम और 36 ग्राम, इस दोनों का मास आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये लॉ पहली बात तो सिंपली बोले तो ये कहता है कि इन एनी केमिकल और फिजिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि इसको हम लोग और एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि एनी केमिकल और फिजिकल चेंज मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या यहाँ पे मास ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा बढ़ गया या फिर कम हो गया, नहीं। जितना मास रिएक्टेंट में यूज हुआ उतना ही मास प्रोडक्ट में भी यूज होगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा लॉ यही कहता है। चलिए अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझते हैं। तो अगला हमारा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। पहली बात तो इस लॉ को किसने दिया था, अगेन फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। अगेन इनका नाम जरूरी नहीं है याद रखने का, फॉर नॉलेज पर्पस आप याद रख सकते हैं आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये लॉ पहली बात तो क्या कहता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ पहले, उसके बाद स्टेटमेंट कर जाएंगे। हम एक कंपाउंड लेते हैं H2O, ठीक है। H2 हमने एक कंपाउंड लिया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना है, ठीक है 2:16। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। तो ये लॉ क्या कहता है कि जो हमारा H2O है वो उसका जो मास रेशियो है, उसके एलिमेंट्स का जो मास रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी कि हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चाहे आप वो पानी कहीं से भी लो, आप वो पानी नाले का लो, वो पानी बिस्लरी का हो, कहीं का भी हो, जो H2O है उसका एलिमेंट्स का जो मास रेशियो है वो 1:8 ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से चाहे CO2 कहीं का भी हो, ठीक है, उसका जो मास एलिमेंट्स का मास रेशियो वो हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन हो गया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, CO2 में कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन कितना हो गया 12 प्लस 12 32,
ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो 6, 11, ये 1:3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 16 आ जाएगा, ये 2 3 ये 2 कटे 3:8। ठीक है, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एलिमेंट का रेशियो है वो कितना आ गया 3:8। कार्बन का कितना होता है मास एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो क्योंकि ये O2 है तो 16 दूनी 32 32 हो गया। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया तो ये आ गया 3:8। तो CO2 चाहे कहीं का भी हो, कहीं से भी हम ले, कोई भी लैब में बना हुआ CO2 हो, उसका एलिमेंट्स का जो मास रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी कि सेम आएगा। ठीक है, अगर इसका H2O के एलिमेंट्स का मास रेशियो 1:8 आ रहा है तो हमेशा 1:8 आएगा, और CO2 के मास एलिमेंट्स का मास रेशियो अगर 3:8 आ रहा है तो हमेशा 3:8 आएगा। और यही जो है हमारा स्टेटमेंट कहता है कि एनी गिवन केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, सेम हो, ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। ठीक है, वो जो है एग्जैक्टली यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हमेशा जो है सेम प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि उसका जो एलिमेंट है वो सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, बाय मास। जैसे H2O का 1:8 हमेशा आएगा, चाहे वो पानी नाली का हो, बिस्लरी का हो, रेन वाटर हो, कोई भी हो। CO2 का भी हमेशा, जो CO2 कंपाउंड है उसका एलिमेंट्स का मास रेशियो हमेशा 3:8 ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो है 2 लॉ पढ़े। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है कि इन एनी गिवन फिजिकल और केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जिसको हम लोग एक और तरीका से बोल सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और एक और हमारा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एनी गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। ठीक है, अब इन दोनों लॉ में क्या है कि एक एक जो है लिमिटेशन भी है। ठीक है, तो उन लिमिटेशंस को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लिमिटेशन ये है कि दिस लॉ इज नॉट अप्लाइड, ठीक है, नॉट अप्लाइड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये जो लॉ है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए सुटेबल नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं हो जाएगा। इसको जो है हमें डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने एक फार्मूला जो कि बहुत फेमस फार्मूला है E=mc² पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा कुछ अमाउंट ऑफ मास है वो क्या हो जा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। कुछ अमाउंट ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस लॉ इज नॉट वैलिड या फिर अप्लाइड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, चलिए अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का भी लिमिटेशन है उसको समझते हैं। दोस्तों हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो इन केस ऑफ आइसोटोप्स दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि H2 का जो एलिमेंट्स का रेशियो था वो हमारा आ रहा था 1:8, लेकिन हम लोग अगर D2O, ठीक है, हाइड्रोजन का ही D, ठीक है, ड्यूटेरियम, ठीक है, था जो क्या था आइसोटोप था, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। तो अब इसका क्या हो जाएगा रेशियो, ये रेशियो आ जाएगा 4:16, जो कि आ जाएगा 1:4, जो कि बिल्कुल ही अलग है। तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि मास नंबर एटम्स का डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर है तो ये दोनों एक ही कंपाउंड, ठीक है तो ये दोनों H2 और D2O ही है, वाटर ही है, लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है D2O, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा कि इसका मास रेशियो अलग आ जाएगा। तो इस वजह से इन केस ऑफ आइसोटोप्स दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास ही डिफरेंट आ जाएगा। तो चलिए अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जो है समझने का कोशिश करते हैं।
मान लीजिए मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जो है मैं स्टेटमेंट आपको बाद में बताऊंगा, पहले समझा रहा हूँ बोर्ड पे। मान लीजिए मैंने दो एलिमेंट लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और चलिए कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कौन कौन से कंपाउंड बना सकता है? या तो ये लोग दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, CO, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, CO2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कई सारे कंपाउंड बना दिए, दो एलिमेंट्स ने मिलकर कई सारे कंपाउंड बना दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एटॉमिक मास निकालते हैं। तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, CO का जो है मास रेशियो कितना हो गया एलिमेंट्स का, 12:16। इस CO2 का मास रेशियो कितना हो गया, 12:32। कार्बन मोनोऑक्साइड का एलिमेंट्स का मास रेशियो कितना आ गया, 12:16। कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमेंट्स का मास रेशियो कितना आ गया, 12:32। अब बताइए मेरे को कि इन दोनों कंपाउंड में कॉमन कौन क्या है, किस मास रेशियो, कौन सा मास रेशियो कॉमन है? 12 कॉमन है, कार्बन का मास रेशियो जो कॉमन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 12, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 12। तो हमें क्या करना है कि 12 को छोड़ के जो दूसरा वाला है उसको लेना है। तो ये है 16:32। तो ये दूसरे वाले का जो रेशियो है वो हमेशा सिंपल होल नंबर में आएगा। वो जो रेशियो क्या होगा, वो हमेशा सिंपल होल नंबर में होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, मैंने दो एलिमेंट लिया, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन से कई सारे कंपाउंड बनेंगे। मैंने दो कंपाउंड का एग्जांपल ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, CO और CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड के एलिमेंट्स का मास रेशियो कितना आ गया, 12:16। कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमेंट्स का मास रेशियो कितना आ गया, 12:32, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 12। तो 12 को छोड़ दीजिए, 12 के अलावा क्या है, 16 और 32। तो इन दोनों का जो मास रेशियो है, ठीक है, इन दोनों का मास रेशियो वो हमेशा सिंपल होल नंबर में आएगा, ठीक है। इसमें आएगा होल नंबर में, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देके समझाते हैं। फॉर एग्जांपल जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या क्या बनाएगा, NO बनाएगा, N2O बनाएगा और NO2 बनाएगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बनाएगा। मैंने 3 एग्जांपल लिए, नाइट्रोजन, NO, N2O, NO2, ठीक है। NO का जो मास रेशियो वो कितना आ जाएगा, 14:16। N2O का मास रेशियो कितना आ जाएगा, एलिमेंट्स का मास रेशियो 28:16। NO2 का मास रेशियो कितना आ जाएगा, 14:32। अब देखिए, अब आप कहोगे कि तीनों में तो कॉमन कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। 14 तीनों में नहीं है, 16 तीनों में नहीं है, 32 तीनों में नहीं है, 28 तीनों में नहीं है। तो कोई कॉमन तो तीनों में आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन बना लेंगे। तो ये 14:16 है, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसको क्या कीजिए, 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 14:8, ठीक है। और ये 14:32 ऐसे ही रहने दीजिए। इसको मैंने 2 से डिवाइड दे दिया, तो ये आ गया 14:8, ठीक है। तो अब देखिए तीनों में 14 जो है कॉमन आ गया, ठीक है, जो कि किसका है, नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो तीनों में 14 कॉमन आ गया, तो कॉमन के अलावा क्या बचा, 16:8:32, 16:8:32। तो जो कॉमन के अलावा जो बचा, उन तीनों का जो रेशियो, या फिर कितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जितना हम कंपाउंड लें, तो उनका जो रेशियो है वो क्या आएगा, सिंपल होल रेशियो में आएगा। तो ये हो जाएगा 2:1:4, ठीक है। ये जो है सिंपल होल रेशियो आएगा, ठीक है। मैंने क्या लिया, दो एलिमेंट लिया, NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनसे कई सारे कंपाउंड बन गए, ठीक है। तो NO का मैंने क्या निकाला, एलिमेंट्स का मास रेशियो जो कि आ गया 14:16, N2O का 28:16, NO2 का 14:38। अब मैंने क्या किया कि मैंने देखा तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, कॉमन बना दूंगा। तो मैंने देखा कि यहाँ से जो 28:16 को अगर मैं इन 2 से डिवाइड कर दूँ इसको, तो ये आ जाएगा 14:8,
ठीक है। तो 14 14 14 तीनों में कॉमन है, तो कॉमन के अलावा जो है क्या बचा 16 8 32। इन तीनों का रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर आएगा। ठीक है, यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके स्टेटमेंट की ओर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, पहली बात तो इसको जो है इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था। ये क्या कहता है कि व्हेन, इसका स्टेटमेंट क्या है इसको हमने समझ लिया है। व्हेन टू एलिमेंट्स, ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स, हमने दो एलिमेंट्स का एग्जांपल ले लिया, कार्बन और ऑक्सीजन। एक बार फिर ये एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। कंबाइन विथ ईच अदर, दोनों को हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन विथ ईच अदर, टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, इस केस में हम लोग जो दो कंपाउंड लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दो एलिमेंट्स जब कंबाइन करके, दो या दो से ज़्यादा, जरूरी नहीं कि दो ही हो, तीन ही हो, चार ही हो, दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो का एग्जाम्पल ले लिया। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, द मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइंस विथ द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। ठीक है, तो अगर हम इसका जो है मास रेशियो निकाले एलिमेंट्स का, तो कार्बन का कितना आ जाएगा 12:16। ठीक है, ये कार्बन है, ये हो जाएगा 12:32। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द मासेस ऑफ वन ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड मास है वो कार्बन का जो फिक्स्ड मास आ रहा है, तो जो ऑक्सीजन का मास है, ठीक है, वन ऑफ द एलिमेंट जो कि फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे फिक्स्ड मास क्या है कार्बन, तो जो कार्बन जो फिक्स्ड मास है उसके अलावा कौन सा ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या करेगा, और इस ऑक्सीजन का मास रेशियो जो है ऑलवेज बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, ऑलवेज बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर में आएगा। तो ये क्या बचा 16:38 और 1:2। ठीक है, तो यही था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है यही तीन रखते हैं। अभी क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों लॉ के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमारे ये लॉ जो है सारे के सारे लॉज कंठस्थ हो जाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से एक्स्ट्रा पता चलते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू आज का वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।